हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसेट क्लासेस। स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग 3 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो कि आपके यूपीएससी और पीसीएस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इन टॉपिक्स को कवर करते समय हम लोग इनके बैकग्राउंड को समझेंगे, इनके प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक से जुड़ी चीज़ें होंगी उसको समझेंगे। फिर एंड में हम लोग टॉपिक से जुड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी समझेंगे कि अगर इस टॉपिक से कोई भी सवाल आया होगा तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको अपनी तैयारी करने में थोड़ा-सा आसानी हो सकती है कि आप किस तरीके से टॉपिक को समझें, जिससे कि आप परीक्षा में जो है सवाल हल कर सकते हैं। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि कौन-कौन से टॉपिक हमको डिस्कस करने हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जो कि मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, और ये एसिड क्लासेस के नाम से आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। ये आपको आइकन दिख रहा है, आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके चैनल को ज्वाइन कर लो, जिससे आपको सारी पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल होंगी। और मेंस के टॉपिक अगर हम डिस्कस करेंगे या फिर कोई भी हम इश्यू डिस्कस करेंगे, तो हम उसी चैनल पे डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि आपको सारी अपडेट मिल जाए। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आगे जो भी आपकी वीडियो मिलेंगी, क्योंकि ये डेली का एक सीरीज चालू हो रही है, इसमें हम लोग डेली जो है 3 करंट अफेयर्स के टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, तो जिससे आपको सारी अपडेट मिल सके। तो अब स्टार्ट करता हूँ, समझते हैं कि पहला जो टॉपिक हमने चूज़ किया वो कौन-सा है, वो है आर्टिकल 143। बेसिकली ये न्यूज़ में क्यों आया, तो 13 मई 2025 को जो है हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से जो है कुछ सवाल पूछे हैं। बेसिकली क्या है कि उन्होंने अनुच्छेद 143(1) का जो है उपयोग करके सुप्रीम कोर्ट से सलाह माँगी है। अब ये सलाह बेसिकली किन मुद्दों पे है, तो हम कुछ-कुछ समझ लेते हैं। तो बेसिकली क्या है कि राज्यपाल द्वारा राज्य सरकारों के विधेयकों को बिना किसी निर्णय के जो रोक देना होता है, वो सही है कि गलत है? और अगर कोई समय सीमा तय नहीं है राज्यपाल के निर्णय को देने के लिए, तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तय किया जाना सही है कि सुप्रीम कोर्ट इस तरीके की सीमा को तय करे कि आपको कितने समय में ये बिल पास करना है? तो हमने यहाँ पे जान लिया कि ये मुद्दा क्यों इम्पोर्टेंट है। अब अगर हम इसके यूपीएससी की रेलेवेंसी की बात करते हैं, तो ये आपको जीएस पेपर 2 मेंस में देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको कई तरीके से सवाल इसमें पूछे जाने के चांसेस बनते हैं। पहला आपको मिल सकता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में, जिसमें आपको स्ट्रक्चर पूछ सकता है, फंक्शनिंग पूछ सकता है, पावर्स के बारे में पूछ सकता है, प्रिविलेज के बारे में पूछ सकता है। उसके बाद सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में भी ये बात कर सकता है, क्योंकि हमारे संविधान में सेपरेशन ऑफ पावर की बात करी गई है, यानी कि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, ये तीनों जो है अपने-अपने काम करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो ये तीनों ही जो है किसी के भी कार्य में कोई दखल नहीं देते हैं। फिर आपको फेडरलिज्म से भी जोड़ के सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि पूरा मुद्दा जो है वो सेंट्रल और स्टेट के संबंधों को जो है प्रभावित करने वाला मुद्दा है, तो आप इससे भी सवाल देखने को मिल सकते हैं। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँ, तो यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स का यूज़ किया गया है, जिसमें आर्टिकल 143 है, आर्टिकल 200 है, 201 है, 142 है, 361 है। तो ये सारे आर्टिकल जो है वो पूछ सकते हैं, क्योंकि पीसीएस में आपको इसमें मैच करने को दे सकता है। 12 अक्टूबर को जो पेपर है यूपी पीसीएस का, हो सकता है कि उसमें इस तरीके के सवाल दे सकता है। तो यहाँ पे हमने पेपर की रेलेवेंसी भी जान ली। अब समझते हैं कि राष्ट्रपति को इस तरीके से सवाल पूछने की क्यों ज़रूरत पड़ गई, ऐसा क्या मुद्दा था? तो इसके बैकग्राउंड को समझिए, तो देखो बात ये है कि 8 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आता है। अब ये निर्णय किससे रिलेटेड था, तो बेसिकली ये निर्णय था तमिलनाडु की सरकार और तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं, इनके बीच में एक मुद्दा पैदा हुआ। बेसिकली वो मुद्दा ये था कि तमिलनाडु की सरकार ने करीब 12 बिल जो है वो पास किए, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा किसी भी एक भी बिल पर जो है स्वीकृति प्रदान नहीं की गई। तो इससे क्या हुआ कि सरकार जो है थोड़ा-सा चिंतित हुई और इसी मुद्दे को लेके वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाती है कि इस तरीके से डिले जो है वो गवर्नेंस को अफ़ेक्ट कर रहा है, उनके फंक्शनिंग को जो है वो प्रभावित कर रहा है। तो इस मुद्दे को संज्ञान में लेते हुए सुप्रीम कोर्ट जो है वो 8 अप्रैल 2025 को एक निर्णय सुनाता है। उसमें वो कुछ बातें बोलता है, जिसमें वो राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के लिए कुछ गाइडलाइंस के बारे में बात करता है। तो बेसिकली सबसे पहले वो ये कहता है कि अगर विधानसभा कोई भी विधेयक जो है राज्यपाल के पास भेजती है दोबारा, सपोज़ विधानसभा ने किसी भी राज्य की विधानसभा ने राज्य के राज्यपाल के पास जो है कोई भी बिल पास करके भेजा, लेकिन राज्यपाल ने जो है अपनी स्वीकृति दिए बिना उसको वापस कर दिया है। तो दोबारा अगर राज्य की विधानसभा राज्यपाल के पास बिल भेजती है, तो राज्यपाल को 1 महीने के भीतर जो है वो निर्णय लेना ही होगा कि या तो वो इस बिल को अनुमति दे, या फिर जो है वो उसको खारिज कर दे, या फिर वो राष्ट्रपति के संज्ञान के लिए भी भेज सकता है। तो उसके लिए उसके पास 1 महीने का समय होगा। वहीं अगर हम राष्ट्रपति की बात करते हैं, तो राष्ट्रपति के लिए ये समय सीमा 3 महीने निर्धारित की गई है कि अगर कोई राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति को बिल भेजता है आर्टिकल 201 के तहत, तो राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर जो है निर्णय लेना अनिवार्य होगा। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बात ये भी बोल दी कि अगर तय समय सीमा के भीतर जो है किसी भी तरीके का निर्णय नहीं लिया गया, तो यह मान लिया जाएगा कि उस बिल को स्वीकृति मिल गई है, यानी कि डीम्ड असेंट की बात जो है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कह दी है। तो जब ये निर्णय आता है सुप्रीम कोर्ट का, तो राष्ट्रपति जो है वो आर्टिकल 143(1) का यूज़ करके सुप्रीम कोर्ट से कुछ 14 जो है वो सलाहें माँगती हैं, किस तरीके से जो है निर्णय लिया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट का इसमें क्या रोल होने वाला है।
आप समझते हैं कि इस जो निर्णय जो दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या इसका महत्व क्या है? क्योंकि मेंस आंसर राइटिंग के लिए थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट हो सकता है ये। तो समझते हैं सबसे पहले कि इस जो डिसीजन लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, इसमें जो है राज्यपाल और राष्ट्रपति की भूमिका जो स्पष्ट की गई है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय में ये साफ कह दिया है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति जो हैं, वो बिल को मंजूरी देने के लिए ज़्यादा देर नहीं कर सकते हैं। अब ये सिर्फ़ विवेक का मुद्दा नहीं है, यानी कि डिस्क्रेशन का मुद्दा नहीं है। उनको समय सीमा के भीतर रह के जो है निर्णय लेना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये फेडरल बैलेंस की बात करता है, क्योंकि राज्यपाल द्वारा अगर बार-बार इस तरीके से देरी की जाएगी, तो इसमें केंद्र और राज्य के बीच टकराव बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि गवर्नर की जो अपॉइंटमेंट होता है, वो केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। तो इस तरीके से जो है दोनों यानी केंद्र और राज्य के मध्य जो है टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। और ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, वो केंद्र और राज्य के संबंधों के बीच एक संतुलन बनाने के लिए एक बहुत अच्छी भूमिका निभा सकता है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच की बहस को भी इसने जो है जन्म दे दिया है। क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है अपने सीमा से बाहर जाकर के इस तरीके का निर्णय दे रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे अपने तर्क दिए हैं। उसने आर्टिकल 143 का जो है इस्तेमाल किया है, जिसमें वो सलाह की बात कर रहा है, और 142 का जो है उसने हवाला दिया है कि इसमें पूर्ण न्याय का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके का एक डिसीजन दिया है। फिर यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे याद रखना कि ये थोड़ा-सा ऐतिहासिक मामला भी हो सकता है, क्योंकि अभी तक जो है इस तरीके का कोई भी फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा नहीं दिया गया था, जिसपे जो है राष्ट्रपति और राज्यपाल के जो निर्णय देने की समय सीमा निर्धारित करता है, ये पहली बार जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके का निर्णय दिया है, तो ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट फैसला आपके लिए हो सकता है। और बेसिकली जो है एक ये रिफ़ॉर्म की तरफ भी एक बढ़ता हुआ कदम भी दिख रहा है, क्योंकि ये फैसला जो है सरकारों को ये सोचने में मजबूर कर देगा कि कानून में इस बार समय सीमा होनी चाहिए। क्योंकि किस तरीके से जो अगर बिल में देरी होगी पास होने में, तो इससे जो है गुड गवर्नेंस जो है वो प्रभावित होगा और हमारा एक सुचारू रूप से विधायी प्रक्रिया नहीं चल पाएगी राज्य में, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए। अब थोड़ा-सा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं कि इसमें कौन-कौन से आर्टिकल इन्वॉल्व हैं और इनका क्या महत्व है। तो सबसे पहले आर्टिकल 143(1) बेसिकली ये आर्टिकल जो है ये कहता है कि जब भी राष्ट्रपति को किसी कानूनी या महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दे पर कोई भी सलाह चाहिए, तो वो सुप्रीम कोर्ट से जो है अपनी सलाह माँग सकता है। लेकिन यहाँ पे जो है एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई भी राय देता है, तो राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है? वो एक राय है, अगर आप मानना चाहें राष्ट्रपति तो मानेगा, नहीं तो नहीं मान सकता है। इसके बाद आर्टिकल 200 की बात करते हैं, तो ये बेसिकली जो है राज्यपाल के पास जब कोई बिल भेजा जाता है, तो उसके विकल्पों की बात करता है कि राज्यपाल के पास कौन-कौन से विकल्प होते हैं। सबसे पहले बात करें तो उसके पास 4 विकल्प होते हैं राज्यपाल के पास। अगर विधानसभा जो है कोई भी बिल पास करके राज्यपाल के पास भेजती है, तो वो उसको अपनी मंजूरी दे सकता है या फिर मंजूरी रोक सकता है, उसको वापस भेज सकता है। अगर यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात याद रखना है कि कौन-सा बिल जो है वो राज्यपाल नहीं भेज सकता है। ये आप कमेंट में क्वेश्चन में बताइएगा कि राज्यपाल जो है किस बिल को वापस नहीं भेज सकता है, ठीक है? उसके बाद जो है ये राष्ट्रपति के विचार के लिए भी ये रख सकता है कि मैं राष्ट्रपति के विचार के लिए इस बिल को रखूँगा। तो आर्टिकल 200 में इस तरीके से बात की गई है। फिर समझते हैं आर्टिकल 201 के बारे में। तो यहाँ पर जो है अगर कोई बिल राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, तो वो या तो उस पे मंजूरी दे सकता है, ठीक है? या फिर इसे रोक सकता है। लेकिन अब जो है कोर्ट ने समय सीमा लागू कर दी है कि उसको 3 महीने में इस तरीके का निर्णय लेना होगा। तो आर्टिकल 201 जो है राष्ट्रपति की मंजूरी और उसके रोकने की बात करता है। फिर आगे बात करते हैं तो आर्टिकल 142 आता है। तो ये बेसिकली जो है सुप्रीम कोर्ट ये पावर देता है, अगर जहाँ पे कोई कंप्लीट जस्टिस का मुद्दा आ रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है, वो अपना डिसीजन दे सकती है। फिर आर्टिकल 361 की बात करें तो यहाँ पर जो है राष्ट्रपति और राज्यपाल को जो उनके कार्यकाल के दौरान यानी कि जब तक वो राज्यपाल हैं या फिर राष्ट्रपति हैं, कोई भी कानूनी जो है वो मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, वो कानूनी रूप से सुरक्षित हैं, ठीक है? तो ये सारे आर्टिकल जो हैं इस पूरे मुद्दे से जुड़े हुए थे, आपने एक-एक करके हमने सबको समझ लिया है। अब देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में किस तरीके से जो है वो सवाल आए हैं, जो कि आपके लिए थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट हो सकता है। आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइएगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिस्क्रेशनरी पावर गिवन टू द गवर्नर ऑफ अ स्टेट। ये 2014 में आया हुआ सवाल है। इसमें आप देख सकते हैं कि सेंडिंग अ रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर इम्पोजिंग द प्रेसिडेंट रूल। फिर उसके बाद जो है अपॉइंटिंग द मिनिस्टर्स, ठीक है? उसके बाद जो है रिजर्विंग सर्टेन बिल्स पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर कंसिडरिंग ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद मेकिंग द रूल्स ऑफ कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है? आपको इसका आंसर बताना है, ये 2014 में हुआ सवाल है। उसके बाद अगर मेंस की बात कर लें तो मेंस में भी जो है यहाँ पे दे सकते हैं कि डिस्कस द एसेंशियल कंडीशन फॉर एक्सरसाइज ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर्स बाय द गवर्नर, डिस्कस द लीगलिटी ऑफ रीप्रomulgation ऑफ ऑर्डिनेंसेस बाय द गवर्नर विदाउट प्लेसिंग देम बिफोर द लेजिस्लेचर। ये 2022 का सवाल है।
ठीक है? इसके बाद अगर हम अगला सवाल देखें, ये आपको बताना है 2014 का सवाल है। तो आपने क्या समझा कि इस तरीके से सवाल आपसे पूछ सकता है कि दोनों सेंट्रल स्टेट के बीच के संबंधों पे आपसे सवाल पूछ सकता है, सेपरेशन ऑफ पावर पे, अब सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स हैं, उस पे भी आपको इस पे सवाल देखने को मिल सकता है, ठीक है? प्रीलिम्स में भी आपको मैंने बता ही दिया है, इस आर्टिकल से रिलेटेड सवाल आ सकते हैं। आप समझते हैं कि नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कौन-सा है। अब अगला टॉपिक जो है वो है सागरमाथा संवाद, ठीक है? अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये बेसिकली मैंने पीआईबी की न्यूज़ है, वहाँ से मैंने पिक किया। मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके पेपर के दृष्टिकोण से। समझते हैं कि सागरमाथा संवाद बेसिकली क्या है। तो जो हमारे देश के एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं, आपको कमेंट में उनका नाम बताना है कि वो कौन है। मैंने एक सवाल और पूछा है आपसे कि राज्यपाल के बारे में एक सवाल पूछा और दूसरा सवाल ये है, जो दोनों आंसर आपको कमेंट में बताने हैं। तो हमारे देश के जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं, उन्होंने 5 पॉइंट ग्लोबल एक्शन प्लान जो है वो पेश किया है। जो पहला जो सागरमाथा संवाद हुआ है नेपाल में। यूपी पीसेस वाले इसको डेट भी याद रख लेना कि 16 से 18 मई के बीच में इसका आयोजन किया गया है। इसकी थीम की अगर मैं बात करूँ तो क्लाइमेट चेंज, माउंटेन्स एंड द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी इसकी थीम है। इसका बेसिकली उद्देश्य क्या है, जो हिमालय जैसे जो नाजुक इकोलॉजिकल जो सिस्टम होता है, उसको जो है रक्षा करने की यहाँ पे बात की गई है। यूपीएससी की अगर मैं रेलेवेंस की बात करूँ तो जीएस 1 पेपर में आपको इस तरीके के सवाल देखने को मिल सकते हैं, जिसमें जो है ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। जीएस 2 में भी जो आप इसका यूज़ कर सकते हैं आईआर में, क्योंकि भारत नेपाल की जो इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में आप इसमें बात कर सकते हैं। और जीएस 3 में जो एनवायरनमेंट का जो इश्यू होते हैं, उसमें भी आप इसमें इसको यूज़ कर सकते हैं। समझते हैं इसका बैकग्राउंड क्या है और ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो रहा है हमारे लिए। बेसिकली सागरमाथा संवाद के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि ये बेसिकली जो संवाद है ये नेपाल द्वारा शुरू किया गया है। एक ये ग्लोबल जो है एक मंच है, जिसकी स्थापना हुई थी 2019 में। इसकी नाम की अगर मैं बात करूँ तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा बोला जाता है। तो इसी के नाम पर जो है ये संवाद रखा गया है। इसका उद्देश्य बेसिकली क्या है, जो क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और जो माउंटेन इकोसिस्टम होता है, उनकी जो समस्याएँ हैं, उसके लिए जो एक वैश्विक मंच प्रदान करना कि किस तरीके से इनकी समस्याओं को डील किया जाएगा। अब यहाँ पे समझते हैं कि हमारे जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं, उन्होंने कौन से एक्शन प्लान यहाँ पे प्रस्तुत किए हैं, एक-एक करके उसको डिटेल में समझते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले बताया कि जॉइंट साइंटिफिक रिसर्च, यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो क्रायोस्फीयर है, हाइड्रोलॉजी है और जैव विविधता है, उस पे जो है साझा अनुसंधान करें, यानी कि सभी देश मिलके जो है इस पे काम करें, जिससे कि एक जो है आपसी सहयोग बढ़ेगा और इस क्षेत्र की जो समस्याएँ हैं, उसको सॉल्व करने में आसानी होगी। उसके बाद जो है डिजास्टर रेजिलियंस की यहाँ पे बात करी गई है। तो यहाँ पे बात की जो ग्लोव यानी कि जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स होती हैं, जब ग्लेशियर फट जाता है यानी कि ग्लेशियर पिघल जाता है, उससे जो बाढ़ आती है, उन समस्याओं से निपटने के लिए एक पूर्व चेतावनी एक प्रणाली विकसित की है, जिससे लोगों को पता लग सके और आसपास के क्षेत्रों को खाली कराया जा सके। यहाँ पे एक सवाल आपसे सीधा बन सकता है यूपीएससी में कि हाल ही में चर्चा में रहा या हाल ही में समाचार में देखा गया ग्लोव जो है वो क्या है? ठीक है, आपको बताना रहेगा। उसके बाद कम्युनिटी लेड अप्रोच की भी यहाँ पे उन्होंने बात करी है। यहाँ पे बेसिकली जो है जो आसपास का जो क्षेत्र है उसमें आजीविकाओं के साधनों को बढ़ाने की जो बात की गई है, जिसमें इको टूरिज्म आप देख सकते हैं, ठीक है, जैविक खेती की यहाँ पे बात की जा सकती है। फिर ग्रीन फाइनेंस की भी यहाँ पे उन्होंने बात करी है, जो पेरिस क्लाइमेट में जो क्लाइमेट फाइनेंस की बात करी गई है, उस पर जो है मजबूती देने पे और उसकी जो माँग है उसको बढ़ाने की यहाँ पे उन्होंने बात करी है। फिर इसके बाद ग्लोबल एडवोकेसी की भी यहाँ बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र और जो अन्य वैश्विक जो मंच हैं, उस पे जो माउंटेन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती है, जो माउंटेन इकोसिस्टम होते हैं, उनकी जो समस्याओं को भी जो है वो पूरे मजबूती के साथ जो है पेश किया जाए और उनको सॉल्व करने की यहाँ पे बात की जाए। ठीक है? तो यहाँ पे हमने इनके बारे में भी जान लिया। अब समझते हैं कि हिमालय बेसिकली क्यों इम्पोर्टेंट है? हमारे लिए जो है हिमालय क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो सकता है? तो सबसे पहले यहाँ पे देखो कि इसका इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस बहुत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो जितने भी प्रमुख नदियाँ हैं, जिसमें जो है हमारे देश की सबसे खबीर नदी जो गंगा है, उसके बाद उसकी ट्रिब्यूटरी यमुना और फिर जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इन सब का जो है उद्गम स्थल वो हिमालय ही है। उसके बाद जो है ये बायोडायवर्सिटी का रिच एरिया है। इसके बाद कल्चरल इम्पोर्टेंस भी बहुत है। यहाँ पे पवित्र स्थल भी हैं, जैसे कि आप कैलाश पर्वत देख सकते हैं, अमरनाथ की गुफा जो है। इसके बाद जो है जो अन्य कम्युनिटीज़ हैं, उनके भी स्थल जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। फिर स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस भी बहुत है इसकी, यानी कि सामरिक महत्व भी ये रखता है हिमालय हमारे लिए। क्यों रखता है? क्योंकि ये चीन और भारत के बीच में एक नेचुरल लाइन बनाता है, बॉर्डर बनाता है। उसके बाद जो है ये नेपाल और भूटान हमारे जो पड़ोसी राष्ट्र हैं, उनके लिए जो जो भू राजनीतिक स्थिरता के लिए भी एक बहुत बड़ा एक मुद्दा हो सकता है। ठीक है? तो हमने यहाँ पे हिमालय की इम्पोर्टेंस तो भी जाना है कि क्यों हमारे लिए हिमालय इतना इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसके बाद समझे तो भारत की क्या पहले रही हैं, भारत ने इसके लिए क्या-क्या काम किए हैं, वो भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ना नेशनल मिशन और सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम। यानी कि यहाँ पे जो है हिमालय के क्षेत्र के जो ग्लेशियर हैं, उनकी निगरानी रखने के लिए ये मिशन चालू किया गया है और इसमें जो है जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझने की और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है,
उसको बढ़ावा देने के लिए इसको जो है वो लॉन्च किया गया था। फिर सिक्योर हिमालयन पहल जो है भारत सरकार द्वारा की गई है। ये बेसिकली जैव विविधता के संरक्षण और स्थानीय समुदायों की आजीविकाओं को बढ़ाने के लिए ये जो है पहल की गई है। इसको जो है पर्यावरण मंत्रालय भारत के और यूएनडीपी द्वारा संयुक्त प्रयास से ये चालू किया गया है। इसके बाद प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड आता है। ये बेसिकली जो हिम तेंदुआ यानी कि जो स्नो लेपर्ड होता है और जो अपर रीजन की जो हिमालयन जो डाइवर्सिटी है, उसको जो है वो संरक्षण प्रदान करने के लिए इस तरीके की पहल को चालू किया गया है। फिर इसके बाद इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, जो कि भारत की ही पहल के द्वारा चालू किया गया था। इसमें 97 देशों को लाने की प्रयास किया जा रहा है और बेसिकली जो है ये हिम तेंदुआ, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो स्नो लेपर्ड है, उसकी रक्षा की जो है इसमें प्राथमिकता दी गई है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इस पूरी पहल को समझ लिया कि सागरमाथा संवाद बेसिकली है क्या, आपके लिए ये किस तरीके से इम्पोर्टेंट हो सकता है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अब जो है अगला जो हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है आकाश तीर। ये भी मैंने जो है पीआईबी से ही इसको चूज़ किया है, क्योंकि अभी ना हाल-फिलहाल में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। क्यों हुआ है हम इसको समझते हैं। आकाश तीर के बारे में समझें तो बेसिकली क्या है ना कि पहलगाम में हमला हुआ 22 अप्रैल 2025 को। उसके बाद जो है हमारे आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान और पीओके के क्षेत्र में एक ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसमें जो है पाकिस्तान में जो आतंकवादी ठिकाने थे, उसको निशाना बनाया गया। इससे जो है पाकिस्तान बौखला गया और अपनी बौखलाहट में जो है भारत पे ड्रोन अटैक करना चालू कर दिया था। ये ड्रोन अटैक बेसिकली कोई 1-2 ड्रोन अटैक पाकिस्तान ने नहीं भेजे थे। ये 500-600 इतने बल्क में जो है पाकिस्तान द्वारा भेजे जा रहे थे, जो कि हमारे बॉर्डरिंग स्टेट हैं। इसमें मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। अगर आपको पूरा मुद्दा जानना है तो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जाके आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक किया, भारत ने किस तरीके से जवाब दिया और इसमें जो टर्की का एंगल है, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो यहाँ पे जब ड्रोन अटैक किए गए पाकिस्तान द्वारा, तो यहाँ पे जो आकाश के डिफेंस सिस्टम है, उसने सारे जितने भी ड्रोन जो पाकिस्तान द्वारा भेजे गए हैं, सबको जो है मार गिराया है। एक भी ड्रोन जो है वो भारत में हिट नहीं किया। तब से जो है ये आकाश की जो सिस्टम है, ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया है और ये बहुत चर्चा का विषय भी बन चुका है। ठीक है, तो ये थोड़ा-सा हमने कॉन्टेक्स्ट जाना कि किस तरीके से जो है आकाशीय सिस्टम जो है हाइलाइटेड है। अब तो इसके रेलेवेंसी समझ लें जीएस पेपर में। तो बेसिकली जीएस पेपर जो 3 है, उसमें डिफेंस टेक्नोलॉजी संबंधित आपसे सवाल पूछ सकता है और सिक्योरिटी से संबंधित आपसे इसमें सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो समझते हैं अब इसका बैकग्राउंड क्या है बेसिकली। तो क्योंकि देखो जैसा कि मैंने बताया कि ड्रोन अटैक का खतरा बढ़ ही रहा है, अभी पाकिस्तान ने किया ही है, हो सकता है कल को कोई और देश भी कर सकता है। तो इस खतरे से बचने के लिए हमको एक ऐसे डिफेंस सिस्टम की ज़रूरत थी, जो कि अपने आप ही डिटेक्ट करके इन एरियल जो अटैक्स होते हैं, उनको डिटेक्ट करके उनको उसको जो है रिफ्यूज़ करने का काम करे। तो इसी ज़रूरत को देखते हुए जो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है बीईएल, उनने आकाशीय सिस्टम को जो है विकसित किया। इसे जो है साल 2024 में जो है भारतीय सेना में शामिल किया गया था और इसको फेज़्ड मैनर में यानी कि चरणबद्ध तरीके से जो है पूरे देश में जो है वो लगाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि कहीं से भी अगर हमला होता है इस तरीके का, तो ये आकाशीय सिस्टम अपने आप उसको डिटेक्ट करे और रिफ्यूज़ कर दे पूरे उस हमले को ही। तो यहाँ पे आकाशतीर की ज़रूरत क्यों पड़ी हमने जाना। अब आकाशतीर है क्या? आकाशतीर की हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन इसके बारे में समझ लेते हैं। तो आकाशतीर बेसिकली भारतीय सेना द्वारा इंडिजिनियसली जो है डेवलप यानी कि स्वदेशी रूप से निर्मित जो है एक ऑटोमेटेड कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित जो है एक एयर डिफेंस कमांड और कंट्रोल सिस्टम है। यह जो सिस्टम है ना बेसिकली ये कई सारे रडार, सेंसर और जो हथियार प्रणालियों को जोड़कर काम करता है और इसका मुख्य जो उद्देश्य होता है, वो हवाई खतरों को रियल टाइम में पहचान करे और उन्हें ट्रैक करके उसको खत्म करने का ये काम करता है, जो कि इसने अभी किया भी है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। ठीक है? इसकी अगर फीचर्स की बात कर लें कि इसमें कौन-कौन सी विशेषताएँ ऐसी हैं कि ये इतना इम्पोर्टेंट है, तो बेसिकली जो है ये रियल टाइम कोऑर्डिनेशन पे चलता है। सभी रडार और सेंसर का डेटा एक साथ जोड़कर जो है ये दुश्मन के लक्ष्यों को पहचानता है और ट्रैक करके उसको जवाब देता है। उसके बाद जो है ये एआई पावर्ड जो है ऑटोमेशन के उसमें काम करता है। तो ये बेसिकली जो है ये खुद निर्णय लेने के लिए सक्षम है। अपने आप ही जो है ये चीज़ें समझता है, कौन-सा हमला हो रहा है, किस तरीके से जवाब देना है। इसके बाद जो है कोई भी मैनुअली इसमें जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही ये सिस्टम वर्क करता है। फिर जो है C4ISR नेटवर्क का हिस्सा है। अब ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है। तो C4ISR बेसिकली क्या होता है? तो C4 का मतलब हो गया कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स और ISR का मतलब हो गया इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉन्नाissance। ठीक है? ये सिस्टम बेसिकली इसरो के जो सैटेलाइट और नाविक जीपीएस जो सिस्टम है उसका पार्ट है, जिससे ये तेज और सटीक निर्णय लेने के लिए ये सक्षम होता है। फिर ये हाई मोबिलिटी रखता है, इसको जो है गाड़ी में लगाया जा सकता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये आकाशीय सिस्टम है, जिससे कि इसको बॉर्डरिंग स्टेट में और बॉर्डर के पास
ले जाना एस्टिमेट मतलब इसकी मोबिलिटी एक ईज़ी है, इसको कहीं भी ले जा सकता है आसानी से। फिर जो है डिसेंट्रलाइज़ कंट्रोल रखता है ये, क्योंकि मैदान में जो भी मौजूद यूनिट्स हैं, को बिना किसी ऊपरी आदेश यानी कि उसको आदेश देने की ज़रूरत नहीं है, इसको आपने एक बार डिप्लॉय कर दिया तो ये अपने आप ही जो है ये इस खतरे को पहचानता है और उसको जवाब देता है। फिर ये ट्राई सर्विस कैपेबिलिटी भी रखता है, यानी कि जो हमारे इंडियन आर्मी है, उसके बाद जो एयर फ़ोर्स है और जो नेवी है, ये तीनों के पास इस तरीके से सिस्टम मौजूद हैं कि कहीं से भी कोई खतरा आएगा, तो ये अपने आप ही उसको डिफ्यूज़ करने में सक्षम होता है। ठीक है? तो ये हमने फीचर जान लिए। अब देखो प्रीवियस ईयर की बात करते हैं। अब आकाश तीर पर डायरेक्ट तो क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के रूप में समझा सकता हूँ कि किस तरीके से सवाल बन सकता है आपके परीक्षा में। यहाँ पे आप सवाल देख सकते हैं कि 2008 में ये सवाल आया हुआ है। इसमें पूछा गया है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन डिफेंस व्हाट इज़ ध्रुव? अब आपसे हो सकता है कि ये सवाल पूछ ले कि इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन डिफेंस व्हाट इज आकाश तीन। उसमें आपको 4 ऑप्शन दे देगा कि एयरक्राफ्ट कैरियर है, मिसाइल कैरियर है, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है या फिर ये एयर डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, आपको इसमें जवाब देना होगा। फिर अगर मेंस की बात करते हैं तो 2023 का सवाल अगर मैं आपको बताऊं, द यूज ऑफ अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स बाय आर एडवर्सरीज अक्रॉस द बॉर्डर टू फेरी arms, ammunition, drugs, etc. is a serious threat to the internal security. Comment on the measures being taken to tackle these threat. यानी कि जो खतरे आ रहे हैं अनमैन्ड एरियल व्हीकल के माध्यम से, जो बॉर्डर से, बॉर्डर पार से, ठीक है, हमारे दुश्मनों के द्वारा, वो जो है वो इंटरनल सिक्योरिटी का खतरा पैदा करेगा। इससे आप कैसे निपटेंगे? मैंने आपको पूरा आकाश तीर के बारे में समझा दिया। आपको एक-एक चीज़ पता है आकाश तीर के बारे में और एक बार रिवीजन ज़रूर कर लेना। पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम में। आप इसको यूज़ कर सकते हैं इस सवाल में, ठीक है? कि किस तरीके से जो है हम एयर डिफेंस सिस्टम की मदद ले सकते हैं, जिसमें आप आकाश तीर का ज़िक्र कर सकते हैं और एग्ज़ाम्पल भी आपके सामने है। आप ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो ड्रोन अटैक हुए थे पाकिस्तान द्वारा, उसका एग्ज़ाम्पल भी आप दे सकते हैं, जिससे आपका आंसर जो है एनहांस होगा और आपको नंबर अच्छे मिलने के चांसेस हैं, ठीक है? अब यहाँ पे हमने तीनों टॉपिक समझ लिए, अब थोड़ा-सा रिवीजन कर लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या है और हमने समझा क्या है इस वीडियो से। तो सबसे पहले हमने जाना था आर्टिकल 143(1) कि जो प्रेसिडेंट ने जो है किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछे हैं। उसके बाद हमने समझा सागरमाथा संवाद, जो कि नेपाल में 16 मई से लेकर 18 मई के मध्य चलाया जा रहा है। इसमें जो हमारे जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं, उन्होंने 5 पॉइंट ग्लोबल एजेंडा दिया है। इसके बाद जो लास्ट में हमने डिस्कस किया वो है आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है? तो ये तीनों टॉपिक हमने कवर किए। पीडीएफ चाहिए आपको टेलीग्राम पे, लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, जाके वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। ये डेली करंट अफेयर्स की सीरीज है। आपको डेली इसमें 3-3 टॉपिक आपको जो भी इंपॉर्टेंट है वो ऐसे ही डिस्कस किए जाएंगे। आप जाके वहाँ से देख लेना, ठीक है? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय।